नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर टीवी पर चुनाव सर्वेक्षण या पोलिंग देखते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है? इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पैसों पर यानी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो चलिए इस पर्दे के पीछे चल रहे असली खेल को समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये वो भारी भरकम अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स ने शेयर बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक दिन में गवा दिया। वजह, गलत एग्जिट पोल्स की वजह से फैली घबराहट। मतलब जरा सोचिए कि कुछ गलत आंकड़े पूरी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा भूचाल ला सकते हैं। ये उसका बिल्कुल जीता जागता सबूत है। और आप जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। कुछ मीडिया वाले तो बस न्यूज रूम में बैठकर ही एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बना देते हैं। फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करना? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो सोर्स मटेरियल से सामने आई है। ये साफ दिखाता है कि जो सर्वे टीवी स्क्रीन्स पर बिल्कुल सच बताकर पेश किए जाते हैं ना, उनमें से कई तो महज एक भ्रम है, एक इल्यूजन। बस एक नैरेटिव सेट करने के लिए इन्हें गढ़ा जाता है। तो इस पूरे मुद्दे को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। पहले देखेंगे कि यह पोलिंग का भ्रम आखिर है क्या। फिर जानेंगे इन सर्वे का इतिहास, कैसे ये वोटर का दिमाग पढ़ते हैं, चुनाव के नियम और उनके लूप होल्स क्या हैं, इसका शेयर बाजार से क्या कनेक्शन है, और फाइनली इन फेक चुनावी सर्वे को पहचाना कैसे जाए। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। आज जो कुछ भी हेराफेरी हो रही है, उसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन भविष्यवाणियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पोलिंग का ये दिलचस्प सफर शुरू होता है 1920 में, जब जॉर्ज गैलप ने मास प्रेडिक्शन यानी जनसमूह की भविष्यवाणी पर अपनी पीएचडी थीसिस लिखी थी। फिर 1936 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ ये ट्रेंड 1979 में एनडीटीवी और इंडिया टुडे के जरिए आया। और जब 1984 में एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की जीत का बिल्कुल सही अनुमान लगाया, तो बस भारत में चुनाव विश्लेषकों का एक नया दौर ही शुरू हो गया। डॉक्टर प्रणय रॉय और अशोक लाहिड़ी जैसे नामों ने इस पश्चिमी तरीके को यहाँ लोकप्रिय बनाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर बहुत जरूरी अंतर समझना होगा, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स के बीच का फर्क। देखिए, ओपिनियन पोल्स चुनाव से पहले किए जाते हैं ताकि वोटर के मूड का अंदाजा लग सके। दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स वोटिंग के बाद होते हैं, जब वोटर बूथ से बाहर निकल रहा होता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम जिन सख्त कानूनी नियमों की बात करेंगे वो इसी अंतर पर टिके हैं। अब आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर, यानी वोटर का दिमाग पढ़ने का गणित। ये सोचना ही कितना हैरान करने वाला है ना, कि कुछ एजेंसियां ये दावा करती हैं कि वो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के दिमाग में चल रही बातें जानती हैं। आखिर कैसे? तो इसका जवाब है एक खास गणितीय प्रक्रिया। एजेंसियां इतनी बड़ी आबादी को एक छोटे मैनेज करने लायक सैंपल में बदल देती हैं। वो करते क्या हैं? पहले स्टेप में पूरे देश से 800 से 1200 विधानसभा सीटें चुनी जाती हैं। दूसरे स्टेप में इन्हें और फिल्टर करके 5000 से 10,000 स्पेसिफिक पोलिंग बूथ तक सीमित किया जाता है। और लास्ट में हर बूथ पर टैबलेट का इस्तेमाल करके सिर्फ 50 से 100 लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ये पूरा सैंपल साइज करीब 2 से 8 लाख लोगों का बन जाता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन एक असली और सटीक सर्वे कराने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है इसका भारी भरकम खर्च। एक उदाहरण लेते हैं। 2009 के सीएसडीएस सर्वे में सिर्फ 3 लाख लोगों का सैंपल लेने के लिए ही 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के पास भारी फंडिंग नहीं है तो वो इस तरह का असली सर्वे कराने का खर्च उठा ही नहीं सकता। अब असली दिक्कत क्या है? समस्या ये है कि पश्चिमी देशों का जो 2 पार्टी मॉडल है, वो भारत जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में आकर बिल्कुल चरमरा जाता है। भारत में इतनी ज़्यादा भाषाएं और जातियां हैं कि गणित बैठ ही नहीं पाता। और हाँ, सैंपल में महिलाओं का हिस्सा अक्सर महज 20 से 25% पर ही अटका रहता है। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के डर से कई बार वोटर सच भी नहीं बोलते। आपको बता दें कि द हिंदू ने ऐसे 82 सर्वे का एनालिसिस किया और पता चला कि ज़्यादातर जो भविष्यवाणियां सही साबित हुईं वो किसी साइंस का कमाल नहीं थी, बल्कि महज एक तुक्का थी। वैसे अगर इतिहास देखें तो 2010 से लेकर अब तक टुडेस चाणक्य ने 4 बार और एक्सिस माई इंडिया ने 10 बार सही भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में इन दिग्गज एजेंसियों का भी पूरी तरह से फेल हो जाना ये साबित करता है कि कोई भी तकनीक, कोई भी फॉर्मूला पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। चलिए अब रुख करते हैं नियमों और कानूनों की तरफ। पोलिंग एजेंसियों, मीडिया और चुनाव आयोग के बीच हमेशा से ही एक बड़ी कानूनी रस्साकशी चलती रही है। इस कानूनी जंग की शुरुआत हुई थी 1996 में,
तब एक त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट की सटीक भविष्यवाणी ने राजनेताओं की नींद उड़ा दी थी। फिर 1998 और 1999 में चुनाव आयोग ने इलेक्शन से पहले होने वाले सर्वे को बैन करने की कोशिश की, लेकिन अदालतों ने इसे खारिज कर दिया। ये चोर सिपाही का खेल चलता रहा और 2004 में जाकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में धारा 126A जोड़ी गई। इसके बाद से ही इस इंडस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन और कड़े नियम अनिवार्य कर दिए गए। अब इन नियमों में जो सबसे अहम है वो है 48 घंटे का साइलेंस पीरियड। ये एक सख्त कानूनी आदेश है जो चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल्स के प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगाता है। इसका मेन मकसद यही है कि वोट डालने से ऐन पहले वोटर के दिमाग के साथ कोई मनोवैज्ञानिक खेल न खेला जाए। और ध्यान रहे, इस नियम को तोड़ना सीधा सीधा एक अपराध माना जाता है। एग्जिट पोल्स के मामले में तो नियम और भी ज्यादा सख्त हैं। चुनाव के अंतिम चरण का आखिरी वोट पड़ने के पूरे 30 मिनट बाद ही इनका प्रसारण किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शुरुआती चरणों में वोट डालने वाले लोग बाद में वोट डालने वालों को किसी भी तरह से प्रभावित न कर सकें। नियम तो बन गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। 2014 के एक स्टिंग ऑपरेशन में 11 एजेंसियों पर कैमरे लगे थे। कुछ एजेंसियों जैसे AC नीलसन और लोकनीति ने डेटा में किसी भी हेरफेर से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वहीं एक एजेंसी के MD को कैमरे पर थोड़ी बहुत ट्वीकिंग या हेरफेर करने का सुझाव देते हुए पकड़ा गया। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि वीडियो एडिटेड था। और तो और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी ये बात मानी है कि अक्सर एजेंसियां 2 रिपोर्ट तैयार करती हैं, एक बिल्कुल असली और दूसरी वो जिसके लिए राजनेताओं ने मोटी रकम चुकाई होती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो सीधे तौर पर जेब से जुड़ा है, पोल्स और शेयर बाजार। ये देखना वाकई डरावना है कि इन हेरफेर किए गए पोल्स को कैसे आम निवेशकों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस डेटा को देखिए, जब एग्जिट पोल रिलीज हुए तो अडानी के शेयरों में 60% का जबरदस्त उछाल आया और रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। लेकिन जब असली रिजल्ट्स आए और वो पोल से बिल्कुल अलग निकले तो बाजार में भयंकर पैनिक फैल गया। शेयर धड़ाम से गिरे, अडानी ग्रुप को 20% का नुकसान हुआ और जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। ये वो खतरनाक नुकसान है जो तब होता है जब खुदरा निवेशक इन गलत एग्जिट पोल्स पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं। और ये जो अनरजिस्टर्ड पोलिंग एजेंसियां बाजार में हेरफेर कर रही है ना, ये अब इतना आम हो गया है कि राजनेता और इन्वेस्टर्स दोनों ही अब सेबी से इसकी आधिकारिक जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एग्जिट पोल जारी होने से ठीक पहले थोक में शेयर आखिर किसने खरीदे और इस पूरी घबराहट का फायदा उठाकर अनुचित मुनाफा किसने कमाया? तो फिर सवाल उठता है कि इस सब से बचा कैसे जाए। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी तरीकों की जिससे फेक चुनावी सर्वे को पहचाना जा सके। देखिए, आज के समय में ये भ्रामक जानकारी फैलाने का जो खेल है वो पारंपरिक मीडिया से हटकर सोशल मीडिया पर आ चुका है। अनरजिस्टर्ड सीफोलॉजिस्ट, व्हाट्सएप पर घूमने वाले मनगढ़ंत सर्वे फॉरवर्ड्स और कानूनी लूपहोल्स का फायदा उठाकर इंटरनल डेटा का दावा करने वाले राजनेता, ये सब हर तरफ मौजूद हैं। बिना किसी नियम कानून के ये लोग पूरी आज़ादी से जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो असली और नकली के बीच फर्क कैसे करें? इसके लिए बस ये चेकलिस्ट याद रखनी होगी। हमेशा सटीक सैंपल साइज की मांग होनी चाहिए। ये जांचना बहुत जरूरी है कि वो सैंपल कैसे चुना गया और लोगों से एग्जैक्टली क्या सवाल पूछे गए। और सबसे जरूरी चीज, रॉ डेटा की तलाश होनी चाहिए। साफ सी बात है, जो एजेंसी अपनी प्रोसेस छुपा रही है या आपकी भावनाओं से खेल रही है, उसके आंकड़ों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा और गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स और हमारा वोटिंग बिहेवियर दोनों ही इन मनगढ़ंत नंबरों के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो हम अपनी खुद की चॉइस और लोकतंत्र की सच्चाई को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें चुनाव सर्वेक्षणों की असली कीमत के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।